हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमी में। उसकी थ्योरी आती है थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उनको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो इनको जब हम थ्योरी करेंगे तो उसमें कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो हमारी थ्योरी पे आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब होता है बांटना। ठीक है, सिंपल मीनिंग हुआ बांटना। अब इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? तो इकोनॉमिक्स में हमें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब हम इनकम को बांटते हैं तो वो हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो हम इनकम को बांटते हैं, उनमें डिवाइड करते हैं, वो कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इकोनॉमी में कैसे हम उसको बांटते हैं? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार होते हैं। एक लैंड होती है, एक हमारा लेबर होता है, एक हमारी कैपिटल होती है और एक इंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो ये चार हमारे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जब इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम इनकम को बांटते हैं, जैसे लैंड के लिए क्या देते हैं? रेंट देते हैं। फिर यहाँ पे हम लेबर के लिए वेज देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, तो और एंटरप्रेन्योर को होते हैं प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया कि ये हमारी जो है इनकम का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, क्या इनकम क्या है वो अलग अलग यहाँ पे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंपल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम इनकम को कैसे बांटते हैं, तो वो हम जो है इस टाइप से बांटते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद हम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाता है यहाँ पे कि एक हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही क्लियर है कि जहाँ पर हम जो है किसी व्यक्तियों के जो अंदर इनकम जो डिवाइड होती है उसके बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति, यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है, उसकी इनकम आ रही है 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये जो है कई जो है यहाँ से फैक्टर से आ रहे हैं। मान लीजिए एक लैंड से आता है, एक उसको जो है डिविडेंड मिल जाता है, शेयर पे डिविडेंड यानी कि लाभांश मिल जाता है। एक उसको जो है इसके अलावा उसके बैंक में जो पैसे उसने जमा कर रखे थे वो हो जाते हैं, तो ये टोटल उसका 10,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात की है एक पर्सन की, कि एक व्यक्ति को इतने रुपए जो है अलग अलग जो है यहाँ पे फैक्टर से मिले हुए हैं, तो ये कहलाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिसमें जो है कि एक व्यक्तिगत इकाई को कहाँ कहाँ से पैसे जो है वो मिले हुए हैं, या मतलब कहाँ कहाँ उसके पैसे बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये 3 जगह बटे हुए थे, तो ये कहता है कि ये हमारा कहलाएगा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड हुई, लेबर हुआ, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनमें जो है उनके काम करने के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कहलाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि लैंड के बदले हम क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, लेबर को वेजेस दे रहे हैं, उसके अलावा हमारी जो कैपिटल है उसको हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, और हमारे जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो ये क्या है? उनके काम के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग जो है इनकम दी जा रही है, तो ये हमारा कहलाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे हमारे दो, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद जो है हमने बात की थी कि हमें थ्योरी करनी है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, या बोला जाता है जिसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर प्राइसिंग सेम बात है, तो उससे पहले हमें फैक्टर प्राइसिंग को समझना पड़ेगा। देखिए फैक्टर प्राइसिंग और एक होती है हमारी मार्केट प्राइसिंग। मार्केट प्राइसिंग का हमें पता है कि जो हमारे मार्केट में प्राइस होंगे किसी गुड्स के, तो वो मार्केट प्राइसिंग होंगे। अब फैक्टर प्राइसिंग में क्या होगा कि जो हमारे फैक्टर के प्राइसेस होते हैं वो हमारे जो है फैक्टर प्राइसिंग में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे इन दोनों में हमें डिफरेंस करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमारी जो फैक्टर प्राइसिंग होती है उसकी डिमांड और सप्लाई का अलग अलग होते हैं, और गुड्स मार्केट के डिमांड सप्लाई का
अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइसिंग बिल्कुल अलग डिमांड सप्लाई होंगे और फैक्टर प्राइसिंग के जो डिमांड और सप्लाई है वो बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब इनमें डिफरेंस जो बताया गया वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमारा डिफरेंस बताया गया है डिफरेंस इन नेचर ऑफ डिमांड, कि अब डिमांड के अकॉर्डिंग इनमें जो डिफरेंस बताया, तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट है हमारा जॉइंट डिमांड। तो जॉइंट डिमांड का मतलब यहाँ पे हुआ कि हम जब एक साथ कई जो है वस्तुओं की डिमांड करते हैं तो वो जॉइंट डिमांड होती है। तो जॉइंट जो फैक्टर प्राइसिंग होती है, फैक्टर जो प्राइसिंग होगा उसमें हम क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी एक साथ डिमांड करते हैं, यानी कि लैंड भी चाहिए हमें, साथ में लेबर भी चाहिए, फिर यहाँ पे हमें कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। तो इनकी डिमांड क्या है कि चारों की डिमांड हम एक साथ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि इनमें जॉइंट डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंस पाया जाएगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम जॉइंटली डिमांड करते हैं, जबकि किसी जो गुड्स मार्केट होता है उसमें क्या है, हम किसी एक गुड्स की डिमांड कर सकते हैं। मान लीजिए एक एप्पल की जो है डिमांड करते हैं, ठीक है, मतलब एप्पल की हम डिमांड करते हैं, तो सिंपल एप्पल की जो डिमांड हुई यानी कि एक वस्तु की डिमांड हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, जबकि इसमें जो है एक साथ हम कई फैक्टर की डिमांड करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कि फैक्टर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जॉइंट डिमांड होती है, और यहाँ पे हमारी जो गुड्स मार्केट में जो है सिंपल हम एक गुड्स की डिमांड को जो है ले लेते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट ड्राइव्ड डिमांड। तो ड्राइव्ड डिमांड में होगा कि हम जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगी उनकी क्या करते हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्यों करते हैं, हमने जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्यों की, ताकि हम किसी और जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। यानी कि किसी और के लिए डिमांड की है, हमने सीधा अपने लिए डिमांड जो है उनकी नहीं की होती है, किसी दूसरे के गुड्स का जो है सिंपली प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड की होती है, ठीक है। तो ये एक ड्राइव्ड जो है डिमांड यहाँ पे होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। और इसके अलावा जो गुड्स मार्केट होता है, गुड्स मार्केट में हमारी जो डिमांड होती है वो वही डिमांड होती है जिसकी हमें नीड है, ठीक है। गुड्स मार्केट में क्या होगा कि हम उसी गुड्स की डिमांड करेंगे जिसकी हमें नीड है। तो नीड वाली गुड्स की अगर हम डिमांड करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी होगी यहाँ पे गुड्स मार्केट में। और जब हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है, यानी कि सीधे सीधे अपने लिए डिमांड नहीं ना करके किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड करते हैं, तो वो हमारी होगी ड्राइव्ड डिमांड। तो ये हमारे दो डिफरेंस आ गए कि हमारे जो फैक्टर प्राइसिंग में था जॉइंट डिमांड होती है और ड्राइव डिमांड होती है, जबकि हमारी गुड जो मार्केट प्राइसिंग है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब सप्लाई के अकॉर्डिंग हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट है इनमें रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब देखिए जो यहाँ पे फैक्टर प्राइस जो हमारा मार्केट होता है, गुड्स मार्केट होता है, ठीक है। गुड्स मार्केट में क्या होगा कि गुड्स मार्केट में सीधे क्या करते हैं, हमारी प्राइस और सप्लाई में हमारा जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि जो प्राइस है वो ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस अगर कम होंगे तो सप्लाई कम होगी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे फैक्टर मार्केट है, ठीक है, तो जो हमारा फैक्टर मार्केट है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है कि हमारी जो सप्लाई वो जैसे कि लेबर की सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, तो लेबर की सप्लाई वेज जो है, लेबर की वेजेस अगर बढ़ रही हैं तो उसकी सप्लाई क्या है, बढ़ती जाती है। वेजेस बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे लिमिट होती है कि एक लिमिट ऐसी आएगी उसके बाद जो है हमारी वेज जो है वो चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन लेबर की सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, कि वेज चाहे कितनी भी बढ़े लेकिन उसकी सप्लाई उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसा क्या है कि हमारी जो गुड्स मार्केट है उसमें हम रिलेशन बता सकते हैं प्राइस और सप्लाई में, लेकिन हमारी जो फैक्टर मार्केट है उसमें इन दोनों में रिलेशन बताना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड इसमें आया है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सप्लाई। तो रिलेशन बताना है कॉस्ट और सप्लाई में। तो जो हमारे गुड्स मार्केट होता है, ठीक है, गुड्स मार्केट में क्या होगा, गुड्स मार्केट में हमें क्या होता है, जो सप्लाई का डिटरमाइन करते हैं उसकी
फैक्टर कॉस्ट से किया जाता है, ठीक है, कि हमारी सप्लाई का जो निर्धारण होगा कि सप्लाई कितनी की जाए वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। हम उसकी फैक्टर कॉस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि सप्लाई जो है हम अपनी फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्टर मार्केट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है अपनी सप्लाई की कॉस्ट का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए हमने जो है लेबर लिया, ठीक है, लेबर पहले जो है कहीं और से यहाँ पे आया है, ठीक है, किसी दूसरी जगह से जब लेबर हमारी इंडस्ट्री में आता है तो उस टाइम उस पर कितनी कॉस्ट लगी हुई है, यानी कि उस पर कितना खर्च आता है, उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, उसका हमें नहीं पता होता, या सिंपल जो है हम कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट उसके ऊपर जो लगी होती है उसका हमें नहीं पता होता है। तो मेन डिफरेंस यही हुआ कि हम जो है गुड्स मार्केट में सप्लाई और कॉस्ट को जो है ईजिली पता लगा सकते हैं, लेकिन हमारी जो है फैक्टर मार्केट में हम ऐसा पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था फैक्टर प्राइसिंग में और हमारी मार्केट प्राइसिंग में। अब इसके बाद जो है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम करेंगे। देखिए, इसके बेसिक कंसेप्ट में हमारी दो मेन बातें आती हैं, एक आती है प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर और एक आती है कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर जो होती है उसमें आते हैं हमारे प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर में आते हैं हमारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जबकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर है इसमें भी ऐसे ही आते हैं कि एक हमारा जो है एवरेज फैक्टर कॉस्ट आती है और एक हमारी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट आती है, ठीक है। ये दोनों सेम है, सिर्फ इसमें कॉस्ट आती है और इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, ठीक है। ये दो हमारे आ जाते हैं। अब इससे आगे जो है मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी को आगे भी डिवाइड किया गया है। तो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ये तीन चीज़ें आती हैं। हम इनको वन बाय वन अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे और ये आपको ईजिली समझाने के लिए हमने बताया है। फिर आगे जो है हमारी एवरेज जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें हमारी एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी और इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू जो है प्रोडक्टिविटी, ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, तो इसके बारे में देखिए, प्रोडक्टिविटी सिंपली क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी होता है कि जो टोटल आउटपुट में फैक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, ठीक है, कि एक फैक्टर जो है उसका हमारे टोटल आउटपुट के अंदर क्या योगदान रहा है, ये बात हमें बताती है जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर होगी कि हमारे टोटल आउटपुट में हमारे फैक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, तो वो हमारी होगी प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। अब उसमें हमने फर्स्ट किया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, देखिए जहाँ पे भी मार्जिनल जो है यूज़ किया जाता है, तो मार्जिनल जहाँ यूज होगा वहाँ हम जो है एडिशनल यूनिट की बात करेंगे। हमेशा जो है एडिशनल यूनिट जो है वहाँ पे होती है, ठीक है। एडिशनल यूनिट जो होगी उसकी बात की जाती है हमारी, हमेशा जो है यहाँ पे जो सिंपल मार्जिनल हम यूज करते हैं तो एडिशनल यूनिट की हमेशा बात होगी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एडिंग मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलो यू टू इंक्रीज द अमाउंट प्रोड्यूस, ठीक है। कि यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट का यूज़ करने से हमारी जो है कितना एडिशनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक जब एडिशनल यूनिट का यूज़ करेंगे उस टाइम हमारे प्रोडक्शन में क्या चेंज होते हैं वो हमारी बताती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सिंपल है ये कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10 जो है यहाँ पे यूनिट यूज़ कर रहे थे, अब 11 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट बड़ी है उसकी वजह से अगर हमारे आउटपुट में जो है यहाँ पे चेंज आ जाता है इतना, ठीक है। तो ये कहलाता है कि ये हमारी जो है एक यूनिट चेंज होने से हमारे जो है आउटपुट में क्या चेंज हुआ, तो ये 50 का चेंज हुआ कि एक यूनिट के चेंज करने से 50 का जो है आउटपुट में चेंज हुआ। तो ये हमारी कहलाती थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि एक एडिशनल यूनिट का यूज़ करने से हमारे जो है प्रोडक्शन में क्या चेंजेज होगा वो हमारी कहलाएगी MP, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब उससे आगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फर्स्ट हमने किया था ये कि 3 टाइप की होती है, तो उसमें से फर्स्ट हमारा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी
इसमें ये होता है कि ऑल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, कि जब हम अन्य चीज़ों को, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फैक्टर की एडिशनल यूनिट का यूज़ करके जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अदर, जो ऑल अदर थिंग्स है बीइंग कांस्टेंट, बाकी की चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी। जो हमारी क्या होगा कि एक एडिशनल यूनिट का यूज़ करेंगे, वही हमने एक एडिशनल यूनिट का यूज़ किया और उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा, ठीक है, कि टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें जो चेंज आएगा वो हमारा कहलाता है यहाँ पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि उसकी जो है टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आएगा वो होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा MPP इज इक्वल टू TPP(n माइनस TPP(n-1). तो यहाँ पे TPP क्या है हमारा, तो ये हमारा है टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। TPP जो हमारा है टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा हम MPP को निकाल सकते हैं चेंज इन TP बाय में चेंज इन L, ठीक है। तो चेंज इन TP हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जो टोटल यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो, उसको अगर हम जो है यहाँ पे यूनिट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो चेंज इन L है तो वो सिंपल है हमारा कि जो हमारे फैक्टर की जो यूनिट है, ठीक है, फैक्टर की जो वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स होती हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहा है वो यहाँ पे दिखाते हैं हमारा चेंज इन L, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं जिनसे हम जो है अपनी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। फिर उसका सेकंड यहाँ पे आता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। देखिए वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्टिविटी की बात की थी, यहाँ पे रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात की है, ठीक है, रेवेन्यू की बात की है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, कि अन्य बातें फिर से समान रहें, सभी जो है वो कांस्टेंट रहें। तो एक फैक्टर की अगर एडिशनल यूनिट का यूज़ करके, क्योंकि मार्जिनल शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे होगा कि एक फैक्टर की जब एडिशनल यूनिट का हम यूज़ करेंगे उसकी वजह से टोटल इनकम में जो चेंज आएगा वो हमारा होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट का यूज़ हमने किया, ठीक है, एडिशनल यूनिट ली, उसकी वजह से हमारी जो है टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं या टोटल इनकम जो कह सकते हैं हम, कि टोटल इनकम में जो चेंजेस आएंगे वो हमारे कहलाएंगे यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब इसको निकालने के फॉर्मूले हैं हमारे पास TRPN माइनस में TRPN-1। तो ऐसे हम जो है इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे TR जो P है वो हमारा होगा टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। N हमारा होता है प्रेजेंट टाइम का, करंट टाइम का, और N-1 जो है हमारे प्रीवियस टाइम का होता है। फिर इसको हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि MRP जो होता है वो चेंज इन TRP बाय में चेंज इन L होता है। फिर उसके बाद हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं कि जब फिज़िकल जो प्रोडक्टिविटी होती है, मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्टिविटी को अगर हम MR से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारा जो है MRP जो है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाता है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्टिविटी। तो देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सिंपल हम ये फॉर्मूला यूज़ करके भी हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी होगी VMP इज इक्वल टू MMP इंटू में AR, यानी कि जब हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हमारी AR, यानी कि हम इसको प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, तो अगर इससे जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। फिर इसके बाद हमारे जो है उसी में सेकेंड पॉइंट आता है, जो हमने प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर किया था उसमें हमारा सेकंड पॉइंट था एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमारी, एवरेज प्रोडक्टिविटी रिफ़र टू पर यूनिट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो एक यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर होता है जब उसकी पर यूनिट जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे हम एवरेज प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि पर यूनिट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी एक यूनिट की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हमारी कहलाएगी यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और वो वेरिएबल हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा।
तो ये था सिंपल एवरेज प्रोडक्टिविटी। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी में भी हमने दो किए थे, एक फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी होगा हमारा कि हमारी जो फिजिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, तो फिजिकल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, कि यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की पर यूनिट जो है फिजिकल जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, फिजिकल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारी सिंपली कहलाएगी एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बाय में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ऐसे हम सिंपल जो है इसको निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी सेकंड, ठीक है। तो ये एवरेज रिवेन्यू जो है प्रोडक्टिविटी होता है हमारा कि एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी में बी डिफाइन एज रिवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर के पर यूनिट पे जो हमें रिवेन्यू मिलता है, ठीक है, जो हमें इनकम मिलती है, आय मिलती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकलता है हमारा APP, ठीक है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू में AR अगर कर दें तो हमारा एवरेज रिवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा हम ARP को निकाल सकते हैं टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी बाय में यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ करके हम सिंपल जो है एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग है कि हमें जो वेरिएबल फैक्टर की पर यूनिट से जो रिवेन्यू मिल रहा है वो हमारा एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है। अब एवरेज रिवेन्यू जो प्रोडक्टिविटी है और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है उनकी शेप यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये यहाँ पे हमारी इस टाइप की होती है ARP और ये हमारी होती है यहाँ पे MRP। और ये यहाँ पे जहाँ पे ARP का मैक्सिमम पॉइंट होता है वहाँ पे हमारी MRP इसको कट कर रही होती है। तो ये सिंपल हमें जो है इनके दो यहाँ पे कर्व दिए गए हैं कि ARP और MRP किस टाइप के होते हैं। फिर आगे हमारे सेकंड उसमें पॉइंट आता था, दो पॉइंट थे, एक हमारे प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, एक कॉस्ट ऑफ द फैक्टर। तो अब कॉस्ट ऑफ द फैक्टर पे आए हैं। तो कॉस्ट ऑफ द फैक्टर हमने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एक हमारा मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अब सिंपल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द फैक्टर होता है कि किसी साधन को खरीदने में जो खर्च आता है, ठीक है, यानी कि किसी फैक्टर को खरीदने में जो भी हमारा खर्चा आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे कहलाएगी कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, ठीक है। कि किसी साधन को हम जब खरीद रहे हैं, किसी फैक्टर को खरीद रहे हैं, तो जो उस पर एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो उस पर खर्च आ रहा है वो हमारे कॉस्ट ऑफ द फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं एवरेज फैक्टर कॉस्ट। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट हमने पता है कि एवरेज जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे किसकी बात की जाती है, वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट की बात की जाती है, ठीक है, पर यूनिट की बात की जाती है। तो एवरेज का यूज किया गया तो पर यूनिट। अब फैक्टर कॉस्ट है तो हमारी जो पर यूनिट फैक्टर कॉस्ट आएगी वो हमारी कहलाएगी एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो हमारी एवरेज फैक्टर कॉस्ट होगी। और जो हमारी एवरेज फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल फैक्टर कॉस्ट बाय में यूनिट ऑफ इक्विपमेंट। और इसके अलावा सेकंड फॉर्मूला है कि टोटल वेज को अगर हम यूनिट ऑफ लेबर से जो है डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारी एवरेज फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट हमारी होती है, अब देखो मार्जिनल हमने बताया था आपको क्या कि एक एडिशनल यूनिट यानी एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ करने से, ठीक है, या एक्स्ट्रा यूनिट को ख़रीदने से जो हमारा क्या होगा कि जो हमारी जो है कॉस्ट आएगी, यानी कि जो लागत आएगी, जो कॉस्ट हमारी होगी वो हमारी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। कि किसी एडिशनल यूनिट को ख़रीदने पे जो हमें जो है खर्च देना पड़ता है या जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो हमारी यहाँ पे कहलाएगी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है MFC = TFC n माइनस में TFC n माइनस में 1। तो TFC हमारा यहाँ पे है टोटल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, n हमारा है प्रेजेंट टाइम की, करंट टाइम की, और n-1 जो है हमारा प्रीवियस टाइम है। तो ऐसे हम जो है अपने मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके सम बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, क्योंकि थ्योरी करने से पहले हमें ये समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब हमारे जो यहाँ पे टोटल फैक्टर कॉस्ट जो होती हैं और एवरेज फैक्टर कॉस्ट होते हैं उनकी शेप कैसी होती है,
ठीक है, उनकी शेप होती है। जब हमारी यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है तो हमारा जो MFC यानी कि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और AFC दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक सीधी लाइन होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका प्राइस होगा, यहीं पे MFC होगी और यहाँ पे AFC भी होगी। लेकिन ये कब होंगे? जब हमारे परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है। और इसके अलावा अगर हमारे यहाँ पे मोनोपोली की सिचुएशन है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो उस टाइम जो है हमारे यहाँ पे जो है MFC और AFC जो है कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ से ऊपर की ओर जाते हुए होते हैं। तो ये हमारा AFC होता है और ये हमारा MFC होता है। ठीक है, तो ये कर्व हमारे इस टाइप के होते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल बेसिक जो है नॉलेज, जो कि हमें एक थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।